So, yes. So, welcome back to Tutelage Academy. And as captioned, we are discussing Coal India Limited 27th Feb 2020 question paper today. We had already discussed 3 sections, which are general knowledge, and then reasoning, and then numerical ability. And today we are going to discuss the questions of English sections. So, which is starting from here. Yes. जनरल इंग्लिश. तो जैसा कि आपको पता है CIL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड नॉन टेक्निकल सेक्शंस के MCQs जितना भी हो सकेगा उतना आपको हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे ऑन फ्री ऐप दैट इज यूट्यूब, और यूट्यूब पर अवेलेबल होगा. और टेक्निकल सेक्शंस के लिए you are welcome to join our course on Tutelage Academy, where you will get all the notes and live as well as recorded classes, right? So with this I'll be starting now. चलिए जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. मोहन लाल डैश asleep while watching TV last night. तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बात हो रही है पास्ट सेंटेंस, है ना. ये चीज ऑलरेडी बीत चुका है, ये कल रात की बात हो रही है. He fell asleep while watching TV last night. तो if any event is there in the past, अगर past का event है तो हम fell asleep यूज करेंगे, राइट. V2, राइट. और अगर प्रेजेंट की बात होती, लाइक I always fall asleep during lecture, ठीक है, या फिर he always falls asleep during lecture. ये एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम फॉल अस्लीप की बात करेंगे. सिंपल सा है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे फेल अस्लीप की बात करेंगे. और ये सिंपली यहाँ पे V2 आएगा कि कल रात टीवी देखते हुए मोहनलाल सो गया. ही फेल अस्लीप, सिंपल. तो V2 की बात होगी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेल, राइट. फेल अस्लीप. फॉल्स भी नहीं होगा, हैड फॉलन, हैज फॉलन. यहाँ पे V3 की बात ही नहीं आएगी, V2 से ही हमारा क्वेश्चन हमारा मीनिंग आ जा रहा है. V3 विल बी इनअप्रोप्रिएट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फेल, करेक्ट. चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स. द प्राइज मनी वाज शेयर्ड डैश ऑल द मेंबर्स डैश द फुटबॉल टीम. तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर किसी चीज की शेयर करने की बात की जा रही है, कब, when the thing is, when there are so many people or when something is surrounded by other things, तो हम among की यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है. जैसे कि she felt lonely among all the strange people, है ना. she felt lonely among all the strange people. तो अगर यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, अगर कोई ऐसा बात हो रहा है कि सराउंडेड बाय ऑल पीपल या फिर इन द मिडल ऑफ समथिंग, तो हम यहाँ पर among का यूज करेंगे. तो द प्राइज मनी वाज शेयर्ड among all the members of the football team. प्राइज मनी फुटबॉल टीम के मेंबर्स के साथ, तो फुटबॉल टीम के मेंबर्स के साथ, तो द वर्ड विल बी ऑफ, करेक्ट. प्राइज मनी वाज शेयर्ड among is right, and then all the members of football team के मेंबर्स के साथ, ओके. बाय बाय होगा ही नहीं, बिटवीन ऑल द मेंबर्स नहीं होता. बिटवीन अगर दो लोग रहते तो बिटवीन का यूज करते, लेकिन ऑल की बात हो रही है तो हम अमंग का यूज करेंगे, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन्स एन एरर. ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट. आपको बताना है कि किसमें एरर है. इंडिया एंड श्रीलंका हैव मैनी लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स देन ब्राजील, ओके. तो हमेशा अगर लार्ज हो तो लार्ज के साथ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर सीन गैदरिंग आउटसाइड द टेम्पल. तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल होता है. लार्ज और मैनी दोनों का एक ही मीनिंग हो जाएगा, तो एक ही मीनिंग के लिए हम दो वर्ड यूज नहीं करेंगे. द फ्रेज इज अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स देन ब्राजील. तो हमारा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें एरर होगा, करेक्ट. एरर किस में होगा, इस पार्ट में होगा. एंड दैट इज व्हाई आवर ऑप्शन विल बी पॉइंट नंबर डी, मेनी लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड वर्कर्स देन ब्राजील. क्लियर है, क्लियर है. इससे समझ में आ रहा है कि
इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ तो नहीं होता CIL का, बट यस आपको बेसिक सारे फ्रेज यूज करने आने चाहिए, आपको बेसिक वर्ब का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे CIL एक्सपेक्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन भी। चूज द करेक्ट वर्ड दैट बेस्ट रिप्लेसेस द वर्ड हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। ओके, तो हाईलाइट क्या किया हुआ है, ये वाली चीज हाईलाइट की हुई है। ओके, रहीम हैज द पावर टू सी व्हाट वुड हैपन और माइट हैपन इन द फ्यूचर। ठीक है, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि कहते हैं ना कि अगर कोई ऐसा प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है, आज इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है तो 10 साल के बाद इंडिया का कैसा कंडीशन होगा, तो इस तरह से प्रेडिक्ट कर पाना, इस तरह का एप्टीट्यूड रख पाना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, फोरसाइट। इस चीज को हम क्या कहते हैं, फोरसाइट। तो रहीम हैज द पावर टू सी व्हाट वुड और माइट हैपन इन द फ्यूचर, फोरसाइट विल बी करेक्ट आंसर। और फोरसाइट का अपोजिट क्या होता है, हाइंडसाइट। हाइंडसाइट मतलब मान लीजिए कल रात कोई एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी लापरवाही थी, क्या वो बार बार लापरवाही करता है या क्या एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था। तो इस तरह का जो एप्टीट्यूड होता है कि आप कुछ पीछे घटित हो चुका है और आप उसको उसका रीजन बता रहे हो, उसके बारे में यू हैव टू सी व्हाट वेंट रॉन्ग, तो इट दो आवर आंसर विल बी हाइंडसाइट। ये फोरसाइट का ऑपोजिट होता है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ऐसा स्पेलिंग का भी क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूजुअली चूज किए जाते हैं जिसके स्पेलिंग में जनरली कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि इनॉग्रेट। तो इनॉग्रेट में हो सकता है किसी किसी को पॉइंट नंबर ए भी सही लगे, बट एक्चुअली द स्पेलिंग ऑफ इनॉग्रेट इज INAUGURAT। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इनॉग्रेट। ये भी गलत है, ये भी और ये भी। ओके, next question number 6, choose the word that means the opposite of highlighted word in the sentence. Okay, highlighted word है ये following. If you are selected you must comply with the following condition. Following मतलब क्या होता है, यहाँ पे following का मतलब क्या है, निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित, कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको निम्नलिखित कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो निम्नलिखित का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है, यहाँ पे ऑपोजिट लिखा है, राइट। तो ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे रिसीडिंग है, सक्सीडिंग है, प्रोसीडिंग है, प्रीसीडिंग है, इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो जो वर्ड होता है प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है इमीडिएटली बिफोर एनी टाइम और इमीडिएटली बिफोर एनी प्लेस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इमीडिएटली बिफोर प्लेस और टाइम, कुछ भी। ठीक है, द प्रीसीडिंग पेजेस ऑफ the following chapter of the given chapter of the book, उस बुक का जो चैप्टर था उसके ठीक पहले का पेज। तो इस तरीके से हम प्रीसीडिंग वर्ड का यूज करते हैं, प्रीसीडिंग। तो यहाँ पे निम्नलिखित मतलब इसके ठीक ऊपर वाला, तो वो हो जाएगा प्रीसीडिंग, इमीडिएटली बिफोर। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चूज द वर्ड दैट रफली मीन्स द सेम। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ऑपोजिट नहीं, सेम है। रफली मीन्स द सेम एज द वर्ड हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है प्राइसलेस। तो द एक्सकेवेशन यील्डेड प्राइसलेस ट्रेजर फ्रॉम द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। एक्सकेवेशन से हमें कुछ प्राइसलेस खजाना मिला था, प्राइसलेस ट्रेजर मिला था। तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, तो ये इजी क्वेश्चन है काफी, मेमोरेबल, प्राइस, चीप। तो अगर आप अपोजिट पढ़ोगे तो आप चीप कर दोगे। यहाँ पे सेम आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, अगेन रीआइटरेटिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यूबल, वैल्यूबल ट्रेजर फ्रॉम द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। Next question number 8. Complete the sentence with the appropriate word. Tarun's father bought him a motorbike but dashed him to ride it safely. तरुण के पिताजी ने उसे मोटर बाइक दिलाई और उसे सिखाया कि सेफली चलाओ, या फिर हेल्प किया कि सेफली चलाओ, या फिर सावधान किया कि सेफली चलाना है। तो ऑब्वियसली हम सिखाते नहीं कि आपको बाइक सेफली चलानी है, हम मदद भी नहीं करते, हम क्या करते हैं, वार्निंग देते हैं, हम सावधान करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास बाइक है तो सावधान किया जाता है कि आप बाइक को सेफली चलाइए, राइट। सिखाया भी नहीं जाता, मदद भी नहीं की जाती, इसमें सावधान किया जाता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर डी, कॉशन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
Choose the correct structure to complete the sentence. Dash on his own, they would have been forced to dismiss him from the service. देखिए, अगर वो खुद से रिजाइन नहीं किया होता तो वो लोग उसे फोर्स कर देते रिजाइन करने के लिए. तो इसमें क्या होगा, अगर हैड ही नॉट रिजाइन, दिस इज द करेक्ट फ्रेज. लिखिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है एक, और इसमें अनलेस वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि अनलेस और नॉट यहाँ पे नो वाली चीजें 2 बार यूज होता रही है, तो इसकी जरूरत नहीं. ठीक है. और अगर वो रिजाइन नहीं किया होता, अगर हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं, तो द वर्ड इज, द फ्रेज इज हैड ही नॉट रिजाइन. ठीक है. हैड आई नॉट ईटन मेडिसिन, आई वुड हैव फॉलन सिक. है ना. हैड, अगर मैं मेडिसिन नहीं खाई होती तो आई वुड हैव फॉलन सिक. So we write like this, we use phrases like this, had I not eaten medicine, I would have fallen sick. और had के साथ ऐसे start होता है, उसके साथ would have लगता है. Had I not eaten medicine, I would have fallen sick. ठीक. तो यहाँ पे इस तरीके से had he not resigned is the correct phrase. और इसका phrase का sentence का जो structure है वो इसी तरह से होगा, had के साथ start होगा और would have. अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये हो जाता है ना. तो like this you have to think. Okay. Next question number 10. Choose the word that roughly means the same as the word highlighted in the sentence. ठीक. यहाँ पे highlighted है neglect. So students who prepare for their board exam should not neglect the language. ठीक है. यहाँ पे neglect का मुझे क्या करना है, सेम वर्ड फाइंड आउट करना है. तो सिंपल है, डिक्लाइन, फेल, अबेंडन नहीं होगा, इग्नोर होगा. ठीक. इजीली एवरीवन कैन डू. नेक्स्ट 11. चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. देखिए, वही ये लोग ऐसा ही स्पेलिंग चूज करते हैं कि एग्जाम प्रेशर में समझ में ना आए. एकोमोडेट में हो सकता है किसी किसी को ये सारे ऑप्शंस भी सही लगे, क्योंकि सिमिलर से लगते हैं. अगर टाइम कम हो और एग्जाम का प्रेशर काफी हो तो ये सिमिलर सा लगेगा. तो एक टेम्परामेंट मेंटेन करना जरूरी है कि आप आराम से सोचें कि आंसर क्या होगा. और एकोमोडेट का करेक्ट स्पेलिंग इज दिस वन, ACCOMMODAT. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन हाइलाइटेड इन द सेंटेंस. एक्सप्रेशन है विपअप. ये पीडीएफ कुछ ऐसा है कि हाइलाइटेड वाली चीजें इसमें विजिबल नहीं है, सो नो नीड टू वरी फॉर दैट. So an unknown politician tried to whip up the crowd through his speech. एक unknown politician था, उसने crowd को whip up करने की कोशिश किया through his speech. तो whip up मतलब क्या होता है? whip up का मीनिंग है deliberately excite और provoke. deliberately मतलब क्या होता है? deliberately मतलब जानबूझ करके. deliberately excite और provoke. आप किसी को whip up करने की कोशिश करो. we try to whip up the interest about the product among the people. है ना. किसी प्रोडक्ट के लिए हमने लोगों में इंटरेस्ट जागरूक करने की कोशिश की, पूरा एक्सटेंसिव मार्केटिंग करके. तो we try to whip up. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड whip up. और तो यहाँ पे भी अननोन पॉलिटिशियन क्या कर रहा है, लोगों को इमोशनली स्टर कर रहा है, लोगों को इमोशनली अवेक कर रहा है अपनी स्पीच के द्वारा. तो दैट इज व्हाट, दैट इज डेलिबरेटली एक्साइटिंग और प्रोवोकिंग. करेक्ट. ठीक है. तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ जो ऐसे फ्रेजेस होते हैं, वो सारे फ्रेजेस आप रिवाइज कीजिए, देखिए उन पे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. इस तरह के फ्रेजेस आप रिवाइज कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. फ्रेजेस का मीनिंग. 13. कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड. इट इज क्लेम दैट डैश इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री विल ब्रिंग द चार्जेस डाउन फॉर पीपल. ये क्लेम किया जा रहा है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या होगा कि चार्जेस कम हो जाएंगे. तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंक्रीज होगा तो चार्जेस कम हो जाएंगे? नहीं. डिक्रीज होगा तो चार्जेस कम हो जाएंगे? नहीं. फाइनेंस होगा तो चार्जेस कम हो जाएंगे? नहीं. अगर कंपटीशन होगा, अगर तीन चार जो ब्रांड्स हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन विल ब्रिंग द चार्जेस डाउन फॉर पीपल. इंक्रीज डिक्रीज फाइनेंस का कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं समझ आ रहा. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर ए, कंपटीशन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं. चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ.
ये पॉइंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और चारों में 4-4 लाइन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, और इन चारों को हमें मीनिंगफुली देखना है कि किसमें अरेंज्ड है, मीनिंगफुली ऑप्शन ए, बी, सी, डी किसमें मीनिंगफुली अरेंज्ड है। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको चारों सेंटेंसेस को पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है और देखना है कि लूपहोल्स कहाँ पर है। तो अगर हम ऑप्शन ए पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मूवीज डिपिक्ट क्रुएल्टी एंड वायलेंस एज हेरोइक देन विशियस, ठीक। एक जनरल सेंटेंस है, एवरी डे वी रीड एंड हेयर अबाउट द क्राइम्स कमिटेड बाय यंगर पीपल, द रिजल्ट इज that juvenile crime has become a major problem in our country. In addition, many parents often avoid their responsibilities or are unable to exercise them. यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात हो रही है और ये समझ में आ रहा है कि रिजल्ट वाला स्टेटमेंट लास्ट में होना चाहिए, है ना, रिजल्ट वाला स्टेटमेंट लास्ट में होना चाहिए। पहले एक जनरल स्टेटमेंट होगा, जनरल, फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर एडिशनल प्रॉब्लम वाला स्टेटमेंट और बाद में रिजल्ट, है ना। तो ये समझ में आ रहा है कि ये तो लास्ट में ही होगा, द रिजल्ट वाला चीज लास्ट में ही होगा। और उसके बाद इन एडिशन होता है ना कि हम एक प्रॉब्लम बताते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, एंड इन एडिशन दिस इज द प्रॉब्लम, तो इन एडिशन वाली चीजें ठीक इसके ऊपर हो सकती है, राइट। तो ये पॉइंट नंबर डी देखिए, यहाँ पे रिजल्ट है लास्ट में और इन एडिशन यहाँ पर है, ठीक है, और तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो रिजल्ट ही पहले है, नहीं होगा, ठीक, इन एडिशन पहले है, नहीं होगा। और एक बार हम इस ऑप्शन को भी फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट, जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हर दिन हम सुनते हैं कि क्राइम क्रिएट किया जा रहा है बाय यंगर पीपल, ठीक है, और यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसके बाद इसी को थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब किया है कि व्हाई दिस हैपेंस, यहाँ पे रीजन दिया है, रीजन दिया है व्हाई दिस हैपेंस। तो मूवीज डिपिक्ट क्रुएल्टी एंड वायलेंस एज हेरोइक देन विशियस, यहाँ पे थोड़ा रीजन डिस्क्राइब किया हुआ है व्हाई दिस हैपेंस, एंड देन एडिशनली एक कंडीशन बताई हुई है कि many parents often avoid their responsibilities or unable to exercise them. Okay, the result is that juvenile मतलब क्या होता है, जो below 18 years, तो juvenile crime ये रिजल्ट है हमारा कि juvenile crime हमारी कंट्री में एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे हमें एक अरेंजमेंट दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. So this is the correct one. Choose the correct meaning of the expression highlighted in the sentence. Correct meaning बताना है। The amended law is a watered down version of the earlier law. जो लॉ अभी अमेंड किया गया है वो अर्लियर लॉ का, पहले वाले लॉ का वाटर डाउन है। वाटर डाउन, दिस इज द फ्रेज। वाटर डाउन मतलब उसमें कुछ उसे डाइल्यूट कर दिया गया, उसे कमजोर बना दिया गया, ठीक है। वाटर डाउन, जैसे कि कोई सिरप है, सिरप में अगर आप पानी मिला देते हो तो इट गेट्स व्हाट, इट गेट्स वीकर, इट गेट्स वीकर, इट गेट्स डाइल्यूटेड। तो क्या हुआ, जो अमेंडेड लॉ है वो पहले जो लॉ जितना स्ट्रिक्ट था उससे कम स्ट्रिक्ट बना दिया गया। पहले अगर सपोज 1000 रुपीज फाइन होगी तो अब इस जो अमेंडेड लॉ है उसमें उसी फाइन को रिड्यूस करके 200 रुपीज कर दिया गया है। तो अगर ऐसा हुआ है मतलब कि जो पहले वाला जो लॉ था उसको हमने थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, थोड़ा वीक कर दिया। तो सबमर्ज्ड वाटर ये तो नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर भी नहीं, फिर स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ पर अपोजिट रहता तो हम स्ट्रॉन्गर करते। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ऐसा भी नहीं है। वाटर डाउन मतलब हमने उसे थोड़ा उसमें उसको हमने थोड़ा डाइल्यूट करके कमजोर कर दिया, राइट। तो दिस इज व्हाट विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Choose the word that best replaces the words highlighted in the sentence. Okay, the highlighted word is art of explaining something clearly. This one is highlighted. Okay, तो इसको हमें बताना है कि इस वर्ड के लिए कौन सा करेक्ट वर्ड है। तो द टीचर हैज द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग समथिंग क्लियरली। किसी टीचर के पास एक ऐसा आर्ट होता है कि किसी भी चीज को बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली समझा सके, तो उसके लिए वर्ड है एक्सपोजिशन, ठीक है। नरेशन क्या होता है, नरेशन मतलब कोई कहानी नरेट करना, कुछ सुनाना, है ना, तो वो हो जाता है नरेशन। डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को डिस्क्राइब करना, तो वो तो यहाँ पे नहीं मैच कर रहा, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेशन, आर्ग्यूमेंटेशन भी यहाँ पर नहीं होगा। हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है, एक्सपोजिशन मीन्स कंप्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी आइडिया। किसी आइडिया को या फिर किसी चीज को आप अगर कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। ओके,
आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो, ही गेव ए सिस्टमेटिक एक्सपोजिशन ऑफ द आइडिया ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से आपको एक सेंटेंस बना सकते हो, राइट? ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। आई वांट टू टेल यू व्हाट हैपेंड, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके, तो मुझे आपको कुछ बताना है कि क्या हुआ, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको। हिंदी में तो हम ऐसा ही सोचेंगे। तो आई वांट टू टेल यू व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्या मीनिंग हो, क्या वर्ड होगा? सो दैट। बट होगा क्या? नहीं, बट नहीं होगा। तो मुझे कुछ बताना है क्योंकि तुम इसे समझ सको, तो क्योंकि भी यूज नहीं होगा, ताकि यूज होगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो पॉइंट नंबर ए इज द मोस्ट सुटेबल। ऑल्दो नहीं होगा। ऑल्दो कब यूज करते हैं? ऑल्दो डिस्पाइट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई वेंट आउटसाइड टू वॉच मूवी, है ना, कि डिस्पाइट रेन आई वेंट आउटसाइड टू वॉच मूवी। तो इस तरीके से हम ऑल्दो का यूज करते हैं, तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर ए, सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, identify the part of sentence which contains an error. The coin collector was willing to pay a huge sum for the rare coin because it was one kind. One kind नहीं होगा, यहाँ पर होगा one of a kind. One of a kind. One of a kind क्या है? एक idiom है ना, idiom है। तो मतलब only one in its type, है ना, कि आप बिल्कुल मतलब जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करी उसमें आप अगर अकेले अजीब हो तो हम बोलेंगे यू आर वन ऑफ योर काइंड, है ना। तो जो कॉइन था वो था द कॉइन कलेक्टर वाज विलिंग टू पे ह्यूज सम ऑफ द रेयर कॉइन, क्योंकि वो पूरे कॉइन के समूह में एक अकेला था, डिस्टिंग्विश था। तो वी यूज दिस फ्रेज वन ऑफ अ काइंड। सो यू मस्ट रिवाइज सम इडियम्स एज वेल। जितना भी इडियम्स आप, जितना भी मैक्सिमम इडियम्स हो सके आपको रिवाइज करना चाहिए उसका मीनिंग के साथ, सो दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर बी,